लिए भी, जेकेएस के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी, क्योंकि वो बेस है एक, वो उतना टफ नहीं है, बहुत इजी है। इवन मैं वो सब कुछ यहाँ कवर करवाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि आप लोग उन चीजों को देखोगे। वो कुछ पेज है, अप्रोक्सीमेटली 22 पेज है वो, तो वो आप देखोगे एनसीईआरटी से। मैं वो एनसीईआरटी की आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, सिर्फ वही पेज की, आप वो देखोगे वहां से, उसको थोड़ा सा पढ़ के आओगे। सो उससे क्या होगा, उससे बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपकी ठीक हो जाएगी। चलिए, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आएंगे अपने टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द एनवायरमेंट। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज एनवायरमेंट। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एनवायरमेंट है क्या, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? तो सिंपल आंसर आप लोग बोलोगे, सर जो भी हमारे इर्द गिर्द है दैट इज एनवायरमेंट। या आप बोलोगे, सर जो भी मेरी सराउंडिंग में चीजें हैं दैट इज एनवायरमेंट। यही तो एनवायरमेंट होता है हमारे पास। लेकिन यहां पे जब हम इकोलॉजी एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो ये जो वर्ड है ना एनवायरमेंट, ये जो एनवायरमेंट वर्ड है, इसका ओरिजिन कहां से आया? अगर हम इसके ओरिजिन की बात करेंगे, ये एनवायरमेंट जो है ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है। फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच वर्ड। वो फ्रेंच वर्ड कौन सा है? दैट मीज एनविरनोर। ENVIR, VIR, VIRONER, सो एनविरनोर। ठीक है, ENVIRONER, एनविरनोर। इसका मतलब क्या है? इस एनविरनोर का मतलब क्या है? इसका मतलब है नेबरहुड। इसका मतलब है नेबरहुड, या इसका और एक मतलब है दैट इज सराउंडिंग। सराउंडिंग। सो कैन वी से हमारा जो नेबरहुड है, हमारी जो सराउंडिंग्स है, दैट इज एनवायरमेंट। यस, दैट इज एनवायरमेंट। या इसका और एक मतलब है टू एनसर्कल। एनसर्कल। अब ये तो आप डेफिनेशन लिख नहीं सकते हो, ये तो इस वर्ड का मतलब है जो ये एनविनोर है, इस वर्ड का मतलब है। तो अगर हमें डिफाइन करना हो एनवायरमेंट, हम क्या बोलेंगे? हम बोल सकते हैं कि हमने जब नेबरहुड की बात की, नेबरहुड में क्या आता है? नेबरहुड में हमारे पास आती है लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे पास नेबरहुड में आते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम कह सकते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक। यस सर, ये दोनों कंपोनेंट्स आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो चीजें इनको इन्फ्लुएंस कर रही है, इस लिविंग थिंग को और इस नॉन लिविंग थिंग को, इस बायोटिक को, इस एबायोटिक को, जो फैक्टर्स, जो इन्फ्लुएंसेस इस पे आ रहे हैं, वो सब मिला के क्या हम बोल सकते हैं? दैट्स एनवायरमेंट। यस, वो भी एक डेफिनेशन है। लेकिन जब आपके पास ऐसा आएगा कि एनवायरमेंट की आपको डेफिनेशन देनी हो, तो डेफिनेशन एनवायरमेंट के तौर पे ही होनी चाहिए। तो यहां पे द बेस्ट डेफिनेशन फॉर द एनवायरमेंट वाज गिवन बाय द आईपीसीसी। आईपीसीसी। नाउ व्हाट इज दिस आईपीसीसी? आईपीसीसी जो है दैट इज द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। दिस इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, इसको आगे हमें पढ़ना है, मैं बस यहां पे इसको डेफिनेशन के लिए यूज कर रहा हूं। सो इन्होंने एनवायरमेंट को डिफाइन किया है, आईपीसीसी ने, दैट इज द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इन्होंने एनवायरमेंट को डिफाइन किया है दैट अगर हमें एनवायरमेंट को डिफाइन करना हो, ये बोल रहे हैं एनवायरमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फियर। एनवायरमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फियर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फियर, क्रायोस्फियर एंड बायोस्फियर। सो अगर कल आपको कोई बोलेगा गिव मी द डेफिनेशन ऑफ द एनवायरमेंट, सो आप डायरेक्टली बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, they have defined environment as the sum total of lithosphere, atmosphere, hydrosphere, cryosphere and biosphere. आप इस तरीके से एनवायरमेंट को डिफाइन कर सकते हो उसके सामने। या आप और एक डेफिनेशन भी दे सकते हो एनवायरमेंट की, कि हमने पहले ही बोला कि जितनी भी चीजें हमारे सराउंडिंग में हैं, दैट कैन आई से सम टोटल ऑफ, कैन आई से सम टोटल ऑफ, sum total of biotic, sum total of biotic and abiotic, sum total of biotic and abiotic things। लेकिन ये आधी डेफिनेशन है। जब हम बोल रहे हैं कि सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स, ये
आधी डेफिनेशन है। इसके साथ हम जोड़ेंगे फैक्टर्स प्लस इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंसेस सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। अब आप देखिए क्या ये बराबर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मिनोर का टू एनसर्कल। यहाँ पे जो बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स है, उसके फैक्टर्स या उसके इन्फ्लुएंसेस जो सराउंड कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म को, तो उसको भी हम एनवायरनमेंट कह सकते हैं। या वी कैन से सम टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, उस पे इन्फ्लुएंसेस और इवेंट्स जो सराउंड कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म को, वी कैन डिफाइन एनवायरनमेंट लाइक दिस। द बेस्ट डेफिनेशन यू हैव टू remember is this IPCC, that environment can be defined as the intergovernmental panel on climate change ने कैसे किया है, that is the sum total of lithosphere, atmosphere, hydrosphere, cryosphere and biosphere. Now जब हम environment की बात करते हैं तो environment में हमने किसकी बात की, this organism. So the first thing, अगर हमें environment को define करना है तो हम किसके around इसको define कर रहे हैं, हम इसको एक organism के around define कर रहे हैं, और इस ऑर्गेनिज्म पे कौन से इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं, इस ऑर्गेनिज्म पे कौन से फैक्टर्स असर कर रहे हैं, जो भी बायोटिक और एबायोटिक थिंग्स है इनका क्या असर है इस पे, तो हम ऑर्गेनिज्म के अराउंड एनवायरनमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डिफाइन, दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी इकोलॉजी में। अभी मैं इकोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैं इसको डिफाइन नहीं करूंगा। सिंपल में यहां पे अगर मैं इसको डिफाइन करने लगूं, थोड़ा सा मैं यहां पे, क्योंकि मैं इकोलॉजी अभी लेट पढ़ाऊंगा, पहले हम बेसिक चीजों को पढ़ेंगे। इकोलॉजी आपने भी पढ़ा होगा कि जो इंटरेक्शन हो रहा है, अब यहां पे मैंने क्या बोला, यहां पे मैंने बोला बायोटिक एंड एबायोटिक। क्या ये बायोटिक और एबायोटिक थिंग्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं? क्या ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे? यस, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। उसके बिना तो दुनिया चलेगी ही नहीं अगर इंटरेक्शन नहीं होगा। इवन बायोटिक थिंग्स, यहां पे क्या है, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन। इसी इंटरेक्शन की वजह से तो पूरी कायनात चल रही है। चाहे वो इंटरेक्शन फिर बायोटिक टू बायोटिक हो, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कर रहा है, या बायोटिक टू एबायोटिक हो, ये भी और ये भी। और इसी इंटरेक्शन को जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में हो रहा है, जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में हो रहा है, जो ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में हो रहा है, इसी चीज को स्टडी करने को हम कहते हैं इकोलॉजी। So the study of interaction between biotic and abiotic components of environment is called ecology. This is called ecology. Now, this is simple definition. I will come to this again ecology पे, जब हम यहाँ पे बात करेंगे इकोसिस्टम की, मैं इस पे फिर से आऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, this is the level of organization. इकोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, द बेसिक यूनिट फॉर द एनवायरमेंट इज ऑर्गेनिज्म, दैट इज दिस ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म, दिस इज द बेसिक यूनिट। आफ्टर दैट इट बिकम पॉपुलेशन, population become the community, community become the ecosystem, and ecosystem become the biosphere. So इस लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को हमें पढ़ना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझना है। फर्स्ट लेट मी डिफाइन एन ऑर्गेनिज्म। अगर मैं आप लोगों को बोलूं, कोई भी आप में से, मैं आपको बोल रहा हूं कि डिफाइन ऑर्गेनिज्म फॉर मी, कोई भी माइक अनम्यूट करके मुझे ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन बोलो। व्हाट इज एन ऑर्गेनिज्म? माइक अनम्यूट करके बोल दो, क्या है ऑर्गेनिज्म, क्या होता है? जी बोलिए कोई। व्हाट्स ऑर्गेनिज्म? क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं एन ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिविजुअल? क्या मैं बोल सकता हूं एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडिविजुअल है? या मैं बोल सकता हूं एक लिविंग बीइंग? कैन बी ए लिविंग बीइंग, यस, ऑर्गेनिज्म तो लिविंग बीइंग ही होगा ना। लेकिन ये आधी डेफिनेशन है। अब मैं जो बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टाइगर की बात कर रहा हूं, वन टाइगर, वन टाइगर। सो ये एक ऑर्गेनिज्म है। मैं एक लिविंग बीइंग की बात कर रहा हूं, मैं समीर की बात कर रहा हूं, सो आई एम एन ऑर्गेनिज्म।
लेकिन यहां पे जब मैं लिविंग बीइंग की बात कर रहा हूं, लिविंग बीइंग के साथ मुझे ये चीज याद रखना है, मैं उसको ऑर्गेनिज्म कहूंगा जो एक इंडिविजुअल होगा और उसकी एबिलिटी होगी टू एक्ट, एबिलिटी टू एक्ट। जब मैं ये एबिलिटी टू एक्ट बोल रहा हूं, दैट मीन्स इंटरेक्शन होना चाहिए। Either that interaction can be with a biotic thing, that is the living another living organism, or that interaction can be with the non-living organism, that is abiotic। एक तो लिविंग बीइंग, दूसरा एबिलिटी टू एक्ट होना चाहिए, या मैं कह सकता हूं या वो फंक्शन इंडिपेंडेंटली करे, फंक्शन इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली वो फंक्शन करे। अब यहां पे और एक चीज, नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिविजुअल, ऑर्गेनिज्म इज a living being that has the ability to act or function independently, so this we call organism। और जब मैं ऑर्गेनिज्म की यहां पे बात कर रहा हूं, तो ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स। हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स है ये दो किस्म के होते हैं। कौन कौन से? इट कैन बी यूनिसेल्यूलर और एन ऑर्गेनिज्म कैन बी मल्टीसेल्यूलर। For example, we can have a archaea, we can have a bacteria, small bacteria, that single cell bacteria, that can be unicellular। जो ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हो, दैट इज यूनिसेल्यूलर, ये यूनिसेल्यूलर। जो ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल्स का बना हो, दैट इज मल्टीसेल्यूलर। यही तो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, आइदर दैट कैन बी यूनिसेल्यूलर और दैट कैन बी मल्टीसेल्यूलर, दोनों में से एक हो सकता है। या ये ऑर्गेनिज्म जो है, या ये जो ऑर्गेनिज्म है, इट कैन बी यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और इट कैन बी प्रोकैरियोटिक। या तो ये यूकैरियोटिक होगा या तो प्रोकैरियोटिक होगा। नाउ व्हाट इज यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक का क्या मतलब है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जो इसके अंदर ऑर्गेनल्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। जहां पे आप देखोगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे। और जब मैं प्रोकैरियोटिक की बात करता हूं, दिस डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यहां पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इतना आपको पता होगा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा। और फिर से दिस प्रोकैरियोटिक कैन बी अनदर टू टाइप्स। या तो ये प्रोकैरियोटिक क्या होगा, आइदर इट कैन बी आर्किया और दिस कैन बी बैक्टीरिया। नाउ ये चीज आपको याद रखनी है, ऑर्गेनिज्म एज ए इंडिविजुअल या लिविंग बीइंग दैट हैज एबिलिटी टू एक्ट और दैट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंट। Organism can be of two types, either it can be unicellular or maybe multicellular, or it can be eukaryotic or it can be prokaryotic। This is the definition of the organism that you have to remember। बाकी इसको आगे जो पढ़ना है prokaryotic eukaryotic, that is in the science biology, वो वहां पे देखेंगे, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म के बाद हमारे पास क्या आता है, दैट इज द पॉपुलेशन। नाउ व्हाट्स पॉपुलेशन? अगर मैं आप लोगों को बोलूं, हम कह सकते हैं population can be defined as number of organisms of a one species। क्या मैं बोल सकता हूं, या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लेकिन यहां पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन दैट ग्रुप शुड बी फ्रॉम द सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज, तभी हम पॉपुलेशन बोलेंगे। अब मैं ह्यूमन पॉपुलेशन बोल रहा हूं तो मैं ह्यूमंस को काउंट कर रहा हूं। अगर मैं डॉग पॉपुलेशन बोल रहा हूं तो मैं डॉग्स को काउंट कर रहा हूं। अगर मैं टाइगर पॉपुलेशन बोल रहा हूं तो मैं टाइगर्स को काउंट कर रहा हूं। सो दे आर डिफरेंट स्पीशीज, दे आर डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। एक स्पीशी के ग्रुप के ऑर्गेनिज्म, जहां वहां पे ग्रुप है, उनको मैं कह सकता हूं दैट इज द पॉपुलेशन। क्या मैं इंसान और कुत्ते को एक साथ रख के बोलूंगा इट्स अ पॉपुलेशन? नो, दैट कांट बी पॉपुलेशन, बिकॉज द फंडामेंटल थिंग for population is that there should be a group of organisms and that group of organisms should be from the same species।
और यहां पे इतना जब मैं बोल रहा हूं सेम स्पीशीज, और एक यहां पे कंडीशन, दे शुड इंटरब्रीड विथ ईच अदर, इंटरब्रीडिंग विथ ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड भी करने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 100 टाइगर्स, 100 dogs, that is a dog population, 100 humans, that is a human population, I can say. So this is the population group of organisms. So can we say group of organisms of the same species that can interbreed with each other? या मैं बोल सकता हूं group of organism of same species that can interbreed with each other and occupying a defined area during a specific time. ये भी बोल सकता हूं. क्या बोल रहा हूं मैं? occupying a defined area, during a specific time. Specific time. So that is the population. Now यहां से एक क्वेश्चन आया था पॉपुलेशन में. अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि देयर इज अ ह्यूमन पॉपुलेशन, सो आज यहां पे कश्मीर में सेंसस चल रहा है. क्यों चल रहा है सेंसस? क्यों चल रहा है सेंसस? दे वांट टू काउंट. वो किन को काउंट कर रहे हैं? ह्यूमन स्पीशीज को, सिटीजन्स को काउंट किया जा रहा है. सो दैट इज सेंसस. हम इंसानों को इस तरीके से क्या काम कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं उनकी पॉपुलेशन कितनी है. अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं जंगल में टाइगर्स को देखना है कितने, अगर मैं आपको बोलूं लाइन देखने हैं कितने, अगर मैं आपको बोलूं डियर देखने हैं कितने, यस वी हैव कैमरास, वी हैव दैट टेक्नोलॉजी प्रेजेंटली कि हम काउंट कर लेते हैं कितने ऑर्गेनिजम्स इस स्पीशीज में है अभी. फॉर एग्जाम्पल हांगुल स्पीशी कितनी है. लेकिन यहां पे एक कंसेप्ट दिया था, दैट कंसेप्ट वाज गिवन बाय सागर एंड सिन्हा, दैट्स कॉल्ड पग मार्क्स. पग मार्क्स, पग मार्क्स, पग मार्क्स किसको कहते हैं? आप कहीं अगर आपकी जमीन होगी ना, कहीं पे बादाम की जमीन होगी या सेब के दरख्त होंगे, आप वहां पे देखते हो अगर पंजा बड़ा होता है, आप बोल रहे कोई जंगली जानवर यहां से गुजरा है, तो उस पंजा, वो जो पंजा है उसको देख के आप बोल रहे हो कि यहां से कोई गुजरा है. अब यही रूल किसने अप्लाई किया? दैट इज द सागर एंड सिन्हा ने. सागर एंड सिन्हा, सागर एंड सिन्हा, सागर एंड सिन्हा ने एक रूल बनाया, दैट्स कॉल्ड 1.5 सेंटीमीटर रूल. 1.5 सेंटीमीटर रूल. नाउ व्हाट इज दिस 1.5 सेंटीमीटर रूल? देखिए इन्होंने क्या काम किया, इनको अब देखना था टाइगर पॉपुलेशन कितनी है, लाइन पॉपुलेशन कितनी है, डियर पॉपुलेशन कितनी है, लिपर्ड पॉपुलेशन कितनी है. वो कैसे देखेंगे? दे स्टार्टेड काउंटिंग पग मार्क्स. अब आप बोलोगे सर यहां पे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि मेल कैसे होगी और फीमेल कौन होगी? असल में उसी लिए था ये. अब देखिए अगर अगर डिफरेंस, ये समझना, अगर डिफरेंस ग्रेटर देन 1.5 सेंटीमीटर आ रही है लेंथ और ब्रेड्थ में, जो पग मार्क है, फॉर एग्जांपल दिस इज द पग मार्क, दिस इज द पग मार्क. ये क्या है हमारे पास? ये लेंथ है, ये क्या है? ये ब्रेड्थ है. अगर ये डिफरेंस लेंथ और ब्रेड्थ की डिफरेंस ग्रेटर देन 1.5 सेंटीमीटर आ रही, क्या आ रही है? ग्रेटर देन 1.5 सेंटीमीटर, देन वो फीमेल है. और अगर यही डिफरेंस लेस देन 1.5 सेंटीमीटर आ रही, देन दैट इज मेल. और ये क्वेश्चन आया है, ये आपको याद रखना है. नाउ कल को क्वेश्चन आ सकता है कि हम कौन कौन से जानवर के पग मार्क से उसकी पॉपुलेशन डिफाइन कर सकते हैं. वी कैन डिफाइन टाइगर, यहां पे टाइगर की, लाइन, लियोपर्ड, इसकी भी देख सकते हैं, डियर. बाय काउंटिंग द पग मार्क्स, हम पग मार्क्स काउंट कर सकते हैं. क्या इन पग मार्क्स की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल एनिमल? यस वी कैन डिफाइन. हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इंडिविजुअल एनिमल कौन सा है. आइदर दैट इज लिपर्ड,
either that is tiger, either that is lion, or either that is any other wild animal. So वो pug marks से define हो जाता है. So the first thing you have to remember by these pug marks, क्योंकि ये question आया है, we can, अगर इसके features की बात करें तो presence of different species, पहला point जो होगा presence of different species. इन pug marks की मदद से क्या हम बोल सकते हैं we can see the presence of different species. pug marks देख के हम define कर सकते हैं कि ये जानवर कौन सा है, क्योंकि हमारे पास पहले ही स्केल है कि इस जानवर का पैर कितना बड़ा है, इस जानवर का पग मार्क कितना बड़ा है. सो ये हम देख सकते हैं. और दूसरी चीज हम ये भी देख सकते हैं, कैन वी से सेक्स ऑफ टाइगर. सेक्स ऑफ टाइगर, क्या हम सेक्स ऑफ टाइगर भी डिफाइन कर सकते हैं? यस, वी कैन ऑल्सो डिफाइन द सेक्स ऑफ टाइगर, जो मैंने ये बोला. अगर डिफरेंस लेंथ और ब्रेड्थ में 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा आ रहा है देन फीमेल है, अगर 1.5 सेंटीमीटर से कम आ रहा है देन मेल है. सो ये भी चीज है यहां पे ना. लेकिन यहां पे मैंने एक चीज आप लोगों को बोली, मैंने बोला ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज. नाउ नाउ ये आपको पॉपुलेशन समझ में आ गया होगा. ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए सेम स्पीशीज, उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन. लेकिन कंडीशन ये है कि वो इंटरब्रीड करने चाहिए आपस में. दे शुड इंटरब्रीड विथ ईच अदर और दे शुड ऑक्यूपाई a defined area during a specific time. This is the definition of an organism. और दीज पग मार्क्स, इससे हम पॉपुलेशन डिफाइन कर सकते हैं, इससे हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, आइदर दैट इज मेल और आइदर दैट इज फीमेल. ये चीज भी हम देख सकते हैं. लेकिन यहाँ पे और एक चीज है, दैट्स कॉल्ड दिस स्पीशीज. जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे पॉपुलेशन की, मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीशीज, बोल रहा हूं ना ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीशीज. लेकिन मुझे ये स्पीशीज डिफाइन करनी. लेकिन स्पीशीज को डिफाइन करने से पहले एक चीज है, दैट्स कॉल्ड स्पीशीज प्रॉब्लम. स्पीशीज प्रॉब्लम. Now, what is the species problem? Species problem आप सोच रहे होंगे कि सर species की definition लिखेंगे, लेकिन let me tell you there is no one universal definition. No one universal definition of species. कोई भी universal definition है ही नहीं species की. ना तो कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन है स्पीशीज की, नॉर एनी कंसेप्ट एप्लीकेबल, nor any concept applicable to all organisms on earth. ना तो कोई हमारे पास कंसेप्ट है जो हम पूरे all the organisms in this universe, in this world, in this earth, जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं स्पीशीज. We don't have a single definition. We don't have any universal definition of this species. फिर आप बोलोगे सर फिर बाकी टीचर्स तो पढ़ा रहे हैं कि स्पीशीज क्या होती है. एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फीचर्स, जो कॉमन हो, जो आपस में इंटरब्रीड करते हो, आपने सुना होगा. बट लेट मी टेल यू, इन इकोलॉजी इन साइंस देयर इज नो डिफाइनड definition for this species. That's why it's called species problem. No universal definition. फिर सर हम इनको डिफाइन कैसे करते हैं? There are approximately 26 criteria. There are 26 criteria जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है, जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है टू डिफाइन स्पीशीज. कितने क्राइटेरिया? 26 क्राइटेरिया दिए गए हैं जिस बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो स्पीशीज को, लेकिन कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं. ठीक है, अब यहां पे बोला गया है स्पीशीज. अब आप लिखिए, देखिए 26 क्राइटेरिया. अब सारे 26 तो हमें पढ़ने नहीं है,
लेकिन जो मेन क्राइटेरिया वो हमें पढ़ने हैं यहाँ पे, दे आर इंपॉर्टेंट। यहां मैं बोल सकता हूं कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैन आई से स्पीशीज कैन बी ए स्पेसिफिक ग्रुप, ए स्पेसिफिक ग्रुप, एक स्पेसिफिक ग्रुप किनका, ऑर्गेनिजम्स का, कैन आई से a specific group of organisms having certain characteristics, certain characteristics or features, ये वेग है बहुत, और features common to the member of a group। यही डेफिनेशन आप सबने पढ़ी है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का जिनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कॉमन होंगे, जो मुझ में है वही आप में। अब देखिए, ह्यूमंस को हम स्पीशीज बोलते हैं क्योंकि मेरे पास भी नाक है, आपके पास भी नाक, मैं भी मुंह से बोलता हूं, आप भी मुंह से बोलते हो, मैं भी हाथों से खाना खाता हूं, आप भी हाथों से खाना खाते हो, मैं भी पैरों से चलता हूं, आप भी पैरों से चलते हो, मेरे पास भी दो पैर है, आपके पास भी दो पैर है। सो देयर आर सर्टेन फीचर्स दैट आर कॉमन इन एवरीवन, जो हर एक मेंबर में है। सो कैन वी से दैट इज अ स्पीशी, यस दैट इज अ स्पीशी, ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां पे अब देखिए, यहां पे अब देखिए, द फर्स्ट क्राइटेरिया 26 क्राइटेरिया, ये डेफिनेशन याद रख लेना, अगर आएगी स्पीशीज की डेफिनेशन तो यही आएगी, a specific group of organisms having certain characteristics or features common to a member of a group। अब कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं? द फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी, मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी। अगर कहीं पे समझ ना आए ना, प्लीज आप माइक अनम्यूट करके मुझे बोल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो मुझे। अब देखिए मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी मतलब अपीयरेंस, तो कैन वी से मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी मतलब सिमिलर अपीयरेंस, सिमिलर अपीयरेंस। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मैं जो देख रहा हूं, अगर मुझे ये, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये, एक सेकंड, ये मैंने एक सर्कल बनाया और ये मैंने और एक सर्कल बनाया। अब आपकी आंखें इस पे पड़ रही है, क्या आपको दोनों सेम लग रहे हैं? शेप में सेम लग रहे हैं ना, अंदर आपको नहीं पता है। इसके अंदर मैंने रखा है वाटर, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैंने रखा है वाटर, इसके अंदर मैंने रखा है मिल्क। आपको अंदर का पता नहीं है, लेकिन क्या आपको बाहर से ये सेम लग रहे हैं? यस, बाहर से सेम है सर, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, इसकी और इसकी लगभग हम कह सकते हैं एरिया भी सेम है सर। सो इस कंसेप्ट को, दैट सिमिलर अपीयरेंस जब हो, दैट्स कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी। क्या मैं इसको और एक चीज भी बोल सकता हूं? मेरी आंखों में जो बॉल्स है वो इसको देख रही है और उसको सिमिलर लग रही है, क्या मैं इसको और एक नाम भी दे सकता हूं? आई बॉल कंसेप्ट, आई बॉल कंसेप्ट। कल को क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज आई बॉल कंसेप्ट? आई बॉल कंसेप्ट इज सिमिलर अपीयरेंस, आई बॉल कंसेप्ट इज मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी। That means we can define it as organisms, a group of organisms having similar form and structure. So this is morphological similarity. When they have the similar form and structure, that's called a morphological similarity. That's called the eyeball concept. क्या आपने कहीं पे ईल देखी है? ईल देखी है आप में से किसी ने? ईल, स्नेक। अगर मैं आपके सामने ये दोनों चीजें रखूं, ईल और स्नेक, क्या आप लोग डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ईल कौन सी है, स्नेक कौन सी है? अच्छा चलो, ये तो थोड़ा सा आप डिफाइन कर सकते हो, ये ईल है, ये स्नेक है। अगर मैं सामने आप लोगों के रखूं, अगर मैं और एक बोलूं, पीकॉक,
पीकॉक और उसके साथ पीहन, क्या ये सिमिलर दिखते हैं? ये तो एक स्पीशीज है ना, पीकॉक और पीहन, है ना एक ही स्पीशीज। ये डिफरेंट स्पीशीज है, ईल डिफरेंट स्पीशीज है, स्नेक डिफरेंट स्पीशीज है, लेकिन जब आपकी आंखें इनको दूर से देखती है इसको सिमिलर लगती है ना। आपको लगती है ईल भी स्नेक ही है क्योंकि वो उसकी जैसी ही दिखती है, उसकी फॉर्म जो है वैसी ही है ना, अपियरेंस सेम है, लेकिन वो सेम स्पीशीज है ही नहीं। सो क्या ये 100% एप्लीकेबल है मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी के बेसिस पे आप किसी को बोल रहे हो दैट इज अ स्पीशीज? नो, यू कैन डिफाइन इट। इसीलिए मैंने ऊपर बोला था देयर इज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी, सिमिलर अपीयरेंस, सिमिलर फॉर्म, सिमिलर स्ट्रक्चर, यू कांट परफेक्टली डिफाइन दैट दिस इज अ स्पीशी, क्योंकि यहां पे ईल और स्नेक एक जैसे दिखते हैं लेकिन दे आर नॉट सेम स्पीशीज। यहां पे पीकॉक और पीहन दे आर सेम स्पीशीज बट दे लुक डिफरेंट। ये फीमेल है, ये मेल है। अब और एक एग्जांपल देता हूं मैं यहां पे आपको समझने। बुल शार्क देखते हो, बुल शार्क, ये लिख लेना फिर कल को गूगल कर लेना। बुल 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 शार्क और उसके साथ साथ क्या कहते हैं उसको, हाँ यस यस, बोटल, बोटल नोज डॉल्फिन, बोटल नोज डॉल्फिन, ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज है लेकिन ये लगते सिमिलर है। सो अब इस नतीजे पे हम पहुंच सकते हैं कि देयर कैन बी सिमिलर अपीयरेंस, देयर कैन बी सिमिलर फॉर्म एंड ये सिमिलर फॉर्म, देयर कैन बी आई बॉल कंसेप्ट आप बोल सकते हो या मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी, बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि वो सेम स्पीशीज हो। सो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम नहीं बोल सकते हैं किसी चीज को दे आर सेम स्पीशीज, बट दिस कैन बी अ क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया कि अगर आपको लग रहा है कि स्पीशीज सेम है, ठीक है, दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी। नाउ जब इससे भी हम पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए तो इसके बाद हम आगे और एक कंसेप्ट पे, दैट्स कॉल्ड जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट। दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया, जेनेटिक स्पीशी कंसेप्ट, जेनेटिक स्पीशी कंसेप्ट। अब यहां पे क्या काम किया जाता है, यहां पे देखा जाता है इस क्राइटेरिया में, दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया, यहां पे देखा जाता है जेनेटिक सिमिलैरिटी, जेनेटिक सिमिलैरिटी। हम बोलते हैं कि जिनके जीन सेम होंगे, जिनके, ये दिया था डेब्जॉन्स्की और मिलर ने, ये वाला कंसेप्ट, दिस वाज गिवन बाय डेब्जॉन्स्की एंड मिलर, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय डेब्जॉन्स्की, डेब्जॉन्स्की एंड मिलर, डेब्जॉन्स्की एंड मिलर ने ये कंसेप्ट दिया था, दिस जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट। अब यहां पे बायोलॉजिकल आइसोलेशन नहीं देखा जाता है, यहां पे अपीयरेंस नहीं देखी जाती है, यहां पे देखी जाती है जेनेटिक सिमिलैरिटी। इफ two organisms are genetically similar, you can say that can be a species, that can be a species, can जरूरी है क्योंकि इट्स नॉट 100% दैट विल बी अ स्पीशीज, दैट कैन बी अ स्पीशीज। दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया। और थर्ड क्राइटेरिया इज, जो थर्ड क्राइटेरिया, दैट्स कॉल्ड क्लैडिस्टिक अप्रोच, क्लैडिस्टिक अप्रोच। देखो, मैं खुद को बोल रहा हूं कि मैं एक इंसान का बच्चा हूं, मैं इंसान हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पापा जो थे वो मोहम्मद यूसुफ थे, वो भी इंसान थे, उसके जो पापा थे दैट वाज हबीबुल्लाह, उसके जो पापा थे उसका नाम मुझे भी नहीं पता। अब लेकिन ये चीज तो पता है ना कि मेरे मामू उस तरफ रहते हैं, मेरे फूफू इस तरफ रहते हैं, मेरे चाचा इस तरफ रहते हैं, तो ये मुझे पता है कि हम एक ही एंसेस्ट्री से आए। ट्री लाइफ सुना है, ट्री ऑफ लाइफ, मतलब अगर आप देख रहे हो कि यू नो दैट दे आर हैविंग द कॉमन एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री के बेसिस पे भी आप स्पीशीज को डिफाइन कर सकते हैं। दैट दिस क्लैडिस्टिक अप्रोच इज द एंसेस्ट्री अप्रोच,
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्री ऑफ लाइफ। आप देखते हो कि पहला ऑर्गेनिज्म क्या था, उसके बाद क्या आया, फिर ये ब्रांच निकली, यहां से ये निकला, यहां से और एक कास्ट निकली, और एक कास्ट निकली, इस तरीके से। सो ये क्लैडिस्टिक अप्रोच क्या है, हैड कॉमन इंसेस्ट्री, had common ancestry. For example, human and chimpanzee, they also had the common ancestry. That is the hominin. Hominin. होमोनिन का देखे तो होमोनिन तीन टाइप में थे। फ्लोरिस मैन था, होमो हेबेलस था, निएंडरथल था, उससे पहले था डायनोसोवा, उससे पहले था पैरेंथोपस रोबस्टस, उससे पहले था होमोनिल्डी। सो ये जो आप देख रहे हैं ना, देयर इज अ कॉमन एंसेस्ट्री। उस बेसिस पे भी उसी को कहते हैं, जब आप एंसेस्ट्री अप्रोच इस्तेमाल करते हो, दैट्स कॉल्ड क्लैरिस्टिक अप्रोच, दैट्स कॉल्ड ट्री ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं इसको, ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ। तो उस बेसिस पे भी दिस आल्सो बिकम द क्राइटेरिया टू डिफाइन अ स्पीशीज। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज दिस फोर्थ वन, फोर्थ अप्रोच, दैट्स कॉल्ड इकोलॉजिकल नीशे अप्रोच। इकोलॉजिकल नीश कंसेप्ट या अप्रोच, इकोलॉजिकल नीश कंसेप्ट। इकोलॉजिकल नीश कंसेप्ट का मतलब है, जो नीश है दैट्स कॉल्ड रोल, या हम कह सकते हैं ऑक्यूपेशन। वी कैन डिफाइन इट एज रोल और ऑक्यूपेशन। अब यहां पे हम बोल सकते हैं ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर हैविंग द सेम नीश, मतलब विच आर हैविंग द सेम रोल इन द इकोसिस्टम, विच आर हैविंग द सेम ऑक्यूपेशन इन द इकोसिस्टम। अब मैं आप लोगों को बोलूं, मैं बोलूंगा मुझे मजदूरों की स्पीशीज बोलो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं। आप कारपेंटर्स को कारपेंटर्स बोल रहे हो, उनका एक अलग ग्रुप बना रहे हो। आप मैसन्स का अलग ग्रुप बना रहे हो, और डॉक्टर्स का अलग ग्रुप बना रहे हो। आप किस बेसिस पे बना रहे हो, दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। और इकोलॉजी भी वही करती है। जब आप देखते हो कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में, इस अर्थ पे है, उसका रोल तो कुछ ना कुछ होगा, उसको ऑक्यूपेशन कुछ ना कुछ होगा। सो व्हेन द ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग द सेम नीशे, ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेम नीश, या नीशे बोलते हैं कुछ, सेम नीश, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, दैट कैन बी आल्सो ए क्राइटेरिया फॉर दिस स्पीशीज। क्योंकि नो टू सेम स्पीशीज कैन हैव द सेम नीशे। Remember this. No two same species, no two different species can have a same niche. Sorry, no two different species. दो डिफरेंट स्पीशीज का कभी भी ऑक्यूपेशन सेम नहीं होगा। अगर दो स्पीशीज का सेम निश होगा तो वो आपस में लड़ेंगे और उनमें से एक ही जिंदा रहेगा। ये कायनात का रोल है। यहां पे जो वो अर्थ है, यहां पे एक रूल है कि जिसको जो रोल दिया गया है, जिसको जो ऑक्यूपेशन दिया गया है, वो उसी पे रहेगा। अगर कोई दूसरा उसका रोल खाने आ जाएगा, उन दोनों में से एक ही बचेगा। ये याद रखना है, नो टू सेम स्पीशीज कैन हैव सेम नीशे। आगे हमें नीशे पढ़ना है, इकोलॉजिकल नीशे, वहां पे हम बात करेंगे। बट ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज ऑल्सो द क्राइटेरिया ऑफ डिफाइनिंग अ स्पीशीज, दिस इज द इकोलॉजिकल नीश कंसेप्ट। On this basis also we can define species. Now, the most accepted definition for the species is biological species concept. Fifth, most important and most accepted, that is the biological species concept. Biological species concept. This is the most accepted. And this concept was given by Ernest Mayr. Ernest Ernest Mayr.
This concept was given by Ernest Mayr. He defined species based on the reproductive isolation. किस बेसिस पे? डिफाइनड स्पीशीज, अभी एक्सप्लेन करूंगा. डिफाइनड स्पीशीज ऑन reproductive isolation, on the basis of reproductive isolation. अब यहां पे ये बोल रहा है कि जो भी स्पीशीज आपस में होगी, जो भी स्पीशीज होगी, जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, they will breed within their members of a group. If they are breeding within their members of a group, then they are species. ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को आप नहीं बोलोगे स्पीशीज. आप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को तब स्पीशीज बोलोगे जब वो ग्रुप रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड हो. मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड इस तरीके से आप समझिए, आप इस तरीके से समझे, दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2. ये चीज आप समझिए. ये हमारे पास है ग्रुप 1, ये हमारे पास है ग्रुप 2. ये जो ग्रुप है ये टाइगर्स का है फॉर एग्जाम्पल, या ये ऑर्गेनिजम्स 1 का है, ऑर्गेनिजम्स 1, ये ऑर्गेनिजम्स 2 का है. ये अलग ऑर्गेनिजम्स है, ये अलग ऑर्गेनिजम्स है. अब ये अलग इंटरब्रीड कर रहे हैं, ये अलग इंटरब्रीड कर रहे हैं. इफ all the organisms that are in this group, all the organisms that are in this group, for example, these are the organisms, all the organisms that are in this group are reproducing or breeding within the members of this group, then they are species. There are group of organisms that they interbreed with each other. They don't interbreed with group 2. They are reproductively isolated. That means they will reproduce only here. They will interbreed only here. So then they are species. If these organisms, group 2 ke organisms, they are also interbreeding within the 2 only. They are producing within the 2 only. That means this group is also a species. So can we say, आप ये लिख लो, can we say कि species is a group of organisms. Species is a group of organisms that interbreed within the members. मैं क्या बोल रहा हूं? Species is a group of organisms that interbreed within the members of a group only. Within the members of a group only. सिर्फ इसी ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंटरब्रीड कर रहे हैं. And सबसे इंपॉर्टेंट, and are capable of producing fertile offsprings. इतना ही नहीं कि वो आपस में इंटरब्रीड करेंगे, भाई साहब इससे काम नहीं चलेगा. आपको बच्चे पैदा करने और वो बच्चे फर्टाइल होने चाहिए. मतलब वो बच्चे फर्टाइल का मतलब वो जो बच्चे आप पैदा कर रहे हो वो भी कल को बच्चे पैदा करने चाहिए. उसको हम स्पीशीज बोलेंगे. दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन, बट दिस इज ऑल्सो नॉट द परफेक्ट डेफिनेशन. But this is most accepted definition, that species is a group of organisms that interbreed within the members of a group only and are capable of producing fertile offspring. ठीक है, यहां तक समझ आया. यहां पे स्पीशीज में और एक प्रॉब्लम है, इसको जानते हो? दिस लाइगर. व्हाट इज दिस लाइगर? सुना है कभी? लाइगर, लाइगर ये क्या है? ये लाइन है, ये क्या है? ये टाइगर है. भाई हमने टाइगर और लाइन को आपस में मेट करवाया. यहां पे मेल लाइन और फीमेल टाइगर, इन दोनों को आपस में मेट करवाया, इन दोनों को आपस में इंटरब्रीड करवाया और वहां से निकला लाइगर. आप इसको क्या डिफाइन करोगे? इज इट अ स्पीशी? इज इट अ स्पीशी? और पहली बार कल को क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार ये लाइगर कहां पे देखा गया? दैट इज इन द रशियन जू. रशियन जू में. अब ये चीज देखिए, ये हम खुद कर रहे हैं, है ना? दिस दिस थिंग इज डन बाय अस.
ये हम कर रहे हैं खुद, ये हम खुद कर रहे हैं, ये जो चीज है ये हम खुद कर रहे हैं। दैट मीन्स इट्स नॉट इन ए नेचुरल ऑर्डर। इफ एनीथिंग इज नॉट इन ए नेचुरल ऑर्डर, उसको हम स्पीशीज नहीं, वी कैन डिफाइन इट। हम लाइगर को क्या बोलेंगे, कौन से डेफिनेशन लाएंगे, कौन सी यहाँ पे जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट आप बोलोगे, कौन सी जेनेटिक सिमिलैरिटी होगी, कौन सा क्लैडिस्टिक अप्रोच यहाँ पे लगाओगे, कौन सा इकोलॉजिकल निशे, आपको तो पता ही नहीं इसका निशे क्या बनेगा कल को, क्या वो लाइन का निशे लेगा, क्या वो टाइगर का निशे लेगा। सो दिस हाइब्रिड्स आर एक्सेप्शन। लेकिन ये याद रखना है, क्वेश्चन यहां से आएगा कि ये जो लाइगर बना है ये किस किस जानवर को मिला के बनाए, किस किस जानवर को आपस में इंटरब्रीड करके बनाए। दैट इज मेल था लॉइन और फीमेल थी टाइगर। अब दूसरा है टाइगॉन। टाइगॉन 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 जो हमारे पास है, यहां पे क्या था, यहां पे मेल टाइगर था प्लस फीमेल लाइन। अब यहां पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, इसीलिए मैंने यहां पे मेल लिखा, ऊपर इस पे क्वेश्चन आया है। अगर मेल लाइन होगा और फीमेल टाइगर होगी तो टाइगर बनेगा। अगर मेल टाइगर होगा और फीमेल लाइन होगी देन क्या बनेगा, देन टाइगॉन बनेगा। अब ये यहीं पे नहीं रुके, इन्होंने ये भी बनाया, दिस इज लिलीगर। लिलीगर, और ये न्यूज में था लिलीगर। और ये किसका हाइब्रिड है, ये किसका हाइब्रिड है, ये याद रखना है। इसमें मेल लाइन है, मेल लाइन प्लस फीमेल लाइगर, फीमेल लाइगर, दिस इज द लिलीगर। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है। नाउ उसके बाद म्यूल। म्यूल सुना है, इज अ हाइब्रिड, इज द क्रॉस ब्रीड। जब आप क्रॉस करवाते हो किसको, फीमेल हॉर्स को, फीमेल हॉर्स को किसके साथ, मेल डंकी के साथ, देन वहां पे म्यूल बनता है। फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी। अब हिनी, हिनी है क्रॉस बिटवीन द मेल हॉर्स और फीमेल डंकी, वो बनता है हमारे पास हिनी। जैसे हमारे पास पोमाटो, व्हाट्स पोमाटो, दैट इज पोटैटो प्लस टोमेटो, पोमाटो, वो भी हाइब्रिड है। बट इनको अगर हमें डेफिनेशन ऑफ द स्पीशीज में लेना है तो ये क्या फॉलो करनी चाहिए, स्पीशीज, पहले ये ग्रुप होना चाहिए, उसके बाद ये आपस में इंटरब्रीड करने चाहिए, चलो किया इन्होंने इंटरब्रीड। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये इंटरब्रीड आपस में अगर करेंगे भी बट दे आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ये कैपेबल नहीं है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने में, इसीलिए these आर एक्सेप्शंस। और इसीलिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, म्यूल से, हिनी से क्वेश्चन पूछा गया है, लिलीगर से अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आई थिंक सीडीएस ने पूछा था, टाइगॉन पे क्वेश्चन पूछा गया है और लाइगर पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको ये याद रखना, ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ यहाँ पे स्पीशीज की बात हो रही है तो ये बिग कैट्स आपको याद रखना, दीज आर इंपॉर्टेंट बिग कैट्स, क्योंकि आगे हमें इनको पढ़ना है, तो यहाँ पे बेसिक्स, क्योंकि आज हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, स्पीशीज पढ़ रहे हैं तो स्पीशीज को थोड़ा सा इन डेप्थ अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम इनकी बिग कैट्स की बात करते हैं तो बिग कैट्स साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इनकी, किंगडम क्या है इनका, एनिमलिया, फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, क्लास क्या है, मेमेलिया, ऑर्डर क्या है, कॉर्निवोरा दैट इज द मीट ईटर, और जो इनका सब ऑर्डर है दैट इज फिलिफोर्मिया, ठीक है। और इनकी जो फैमिली है बिग कैट्स की, ये देखिए तीन फैमिली है, एक तो है पैंथरा, ठीक है, पैंथरा, यहाँ पे पैंथरीनिया लिखा है, पैंथरा भी आप पढ़ सकते हो। दूसरा है नियोफिलस, तीसरा है एसिनोकस, चौथा है पूमस, ये पूमा ये जीनस है, और पांचवा है हमारे पास वाइल्ड कैट जीनस। अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है दिस, जो ये है ना जीनस पैंथरा, जीनस पैंथरा इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन पूछा गया है कि जीनस पैंथेरा में कौन कौन आता है। लॉयन आता है, टाइगर आता है, जैगवार आता है, लिपर्ड आता है और स्नो लिपर्ड आता है। अब मुझे एक चीज बोलिए, अब देखिए क्वेश्चन कहां से पूछा गया है यहां से, कि इन ये जो जीनस पैंथेरा है, इनमें से कौन सी स्पीशीज इंडिया में मिलती है। क्या इंडिया में लॉइन मिलता है? यस था। टाइगर मिलता है? यस सर, टाइगर भी मिलता है। लिपर्ड मिलता है? यस सर। स्नो लिपर्ड मिलता है? यस सर। क्या जैगवार यहां पे मिलता है? वहां पे दिया था, एक लाइन दी थी, ऑल द एनिमल्स इन द जीनस पैंथेरा ऑल प्रेजेंट इन इंडिया। क्या ये सारे प्रेजेंट है इंडिया में? नहीं, जैगवार अमेरिका में है, अमेरिका में। यहां पे ऑड वन आउट आ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। अब यहां पे इसने लिखा है बिग कैट्स। तो व्हाट इज बिग कैट? आप भी बोल रहे हो कि बिग कैट, टाइगर इज अ बिग कैट, ये इज अ बिग कैट, लेकिन बिग कैट होता क्या है? बिग कैट्स आर दोज हु रोर। बिग कैट्स कौन से होते हैं? हु रोर, जो क्या काम करे? रोर करे। क्या लाइन रोर करता है? यस, लाइन रोर करता है। यस, लाइन रोर करता है, सो इट्स अ बिग कैट। टाइगर रोर करता है? यस, टाइगर इज अ बिग कैट। टाइगर इज अ बिग कैट। क्या स्नो लिपर्ड रोर करता है? क्या स्नो लिपर्ड रोर करता है? नो, स्नो लिपर्ड नहीं करता, लिपर्ड करता है, जैगवार भी करता है। तो कल को आर वन का आउट आ जाएगा कि भाई साहब इनमें से कौन है जो बिग कैट है। तब आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि सर ने बोला था जो जोर से रोर करता है वही बिग कैट है। तब आपको याद रखना है, लाइन, टाइगर, जैगवार, लिपर्ड, स्नो लिपर्ड इज नॉट ए बिग कैट। तब नहीं बोलना सर ने पढ़ाया नहीं। ठीक है, तब नहीं बोलना सर ने पढ़ाया नहीं था। दूसरा है हमारे पास, दैट इज अ नियोफिलस, जीनस नियोफेलस। ठीक है, जीनस नियोफेलस। यहां पे हमारे पास दो आते हैं, एक तो क्लाउडेड लीपर्ड और दूसरा सुंडा क्लाउडेड लीपर्ड। अब मुझे बोलिए इनमें से इंडिया में कौन है? दिस इज इन इंडिया क्लाउडेड लीपर्ड, ये इंडिया में देखने को मिलता है। बट दिस सुंडा क्लाउडेड लीपर्ड, दिस इज इन इंडोनेशिया, ये इंडिया में नहीं देखने को मिलता है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है इनमें से इंडिया में कौन मिलता है। आगे इनको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे मुझे इसको डिफाइन करना है पहले, क्योंकि यहाँ पे बिग कैट स्पीशीज की बात चल रही है, तो इसको यही पे खत्म करेंगे हम। उसके बाद आता है फिलेनिया, सब फैमिली फिलेनिया। यहाँ पे आता है एसिनॉक्स, एसिनॉक्स, एसिनॉक्स चीता। क्या इंडिया में चीता देखने को मिलता है? इंडिया में चीता जो है एक्सटिंक्ट हो गया है, एंड दैट गॉट एक्सटिंक्ट इन 1950s। अभी ये ईरान और अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, और हमने ईरान से लाए भी है या अफ्रीका से लाए हैं। और जो एशियन चीता है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान में देखने को मिलता है। इंडिया में जो ओरिजिनल चीता थे इंडिया के, वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। 1950s में लास्ट टाइम देखा गया था यहाँ पे चीता। अभी हमने जो इंट्रोड्यूस किया है, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो चलाया था पीएम साहब ने, ठीक है, उसको हमें आगे पढ़ना है, लेकिन याद रखना है इस नॉक्स में हमारे पास चीता आता है। उसके बाद पूमा में आता है कोगर। पूमा भी अमेरिका में ही देखने को मिलता है, अमेरिका में। इसको पूमा कॉनक्लोर भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी सारी वाइल्ड कैट्स, ये चीज आपको याद है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, सो आपको ये याद रखना है। यहां से किंगडम एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मैमला, कार्निवा, फ्लेमोरा, ये सारी आप चीजें आपको याद रखनी है। नाउ आफ्टर दैट प्राइमेट्स, स्पीशीज की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन स्पीशीज की बात करनी पड़ेगी, ह्यूमन स्पीशीज की। ठीक है, अब ये देखिए सर्कल, जो फैमिली होमोनिडिया है, फैमिली होमोनिडिया आपको याद रखनी है। इसमें आते हैं ओरंगोटॉन्स, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बेबून्स और ह्यूमंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। अब मुझे एक चीज बोलिए, यहां से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, जो फैमिली होमोनिडिया है
ये जो फैमिली होमिनिडिया है, होमिनियो ये नहीं, ऊपर वाला सुपर फैमिली नहीं, ये वाली फैमिली होमिनिडिया। अब मुझे बोलिए इनमें से इंडिया में कौन कौन सा प्रेजेंट है? माइक अनम्यूट करके बोलिए, इनमें से इंडिया में कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन सी स्पीशीज इंडिया में देखने को मिलती है? इंसान ही वो देखे हैं बस इनमें से। इनमें से बस इंसान ही देखे? यस, सिर्फ इंसान ही देखने को मिलते हैं। अगर कल को क्वेश्चन आए तो इंसान को टिक कर लेना, ठीक है? क्योंकि ये जो चिंपैंजी और बबून्स है ना, चिंपैंजी और बबून्स, ये अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। अफ्रीका में, ये अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। ये जो गोरिल्ला है, गोरिल्ला चाचा भी अफ्रीका में ही देखने को मिलता है। और ये जो ओरेंगोटॉन है, ये भी अफ्रीका में देखने को मिलता है। प्लस अफ्रीका में बहुत कम, ज्यादातर दिमाग चलना चाहिए, साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है ओरेंगोटॉन्स, दैट इज उन बुनावो और सुमात्रा में, ठीक है? ये चीज याद रखने, दीज आर ग्रेट एप्स। ग्रेट एप्स पे क्वेश्चन आएगा, ओरेंगोटॉन, गोरिल्ला, चिंपैंजी एंड बबून्स और ह्यूमंस, ठीक है? और उसके साथ साथ फैमिली हाइलोबेटिडिया, ये जो फैमिली हाइलोबेटिडिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आते हैं लेसर एप्स। लेसर एप्स में गिबन्स, लेसर एप्स में कौन आते हैं? गिबन्स। ये जो गिबन्स है, ये क्या इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं? यस, इंडिया में हमें गिबन्स देखने को मिलते हैं, लेसर एप्स के। दीज फैमिली हाइलोबेटिडिया, दे आर आल्सो नोन एज गिबन्स। अब इनको तो नहीं पढ़ेंगे, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सारी तो पढ़नी। जो लेसर एप्स है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाइलोबेटिडिया, एंड उसमें हमारे गिबन्स आते हैं। दे ये जो गिबन्स हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं, एक तो हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में, इंडिया के साथ साथ ये हमें एशिया में देखने को मिलते हैं। और इंडिया में कौन से देखने को मिलते हैं? दैट इज हुलॉक गिबन्स। हुलॉक गिबन्स, ठीक है? ये आपको याद रखने हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगर आपको पूरा अब चेन याद रखना है, देन वो चेन जो है वो यहां पे हम लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे, दैट इज, अगर यहां पे मैं लिखूं पूरी चेन, सो हम कह सकते हैं होमोसेपियंस, होमोसेपियंस टू होमो, फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं होमोनिडिया, होमिनिडिया, जो हमने ये देखा होमिनिडिया, होमिनिडिया के बाद क्या है? दैट इज होमिनियोडिया, होमी, ये आप लिख लेना आगे, इसके आगे। और आगे हम चलेंगे, देन दे आर प्राइमेट्स, प्राइमेट्स के नीचे जाएंगे तो फिर क्या आएंगे? मैमल्स, मैमल से भी नीचे जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? दैट इज कॉर्डेटा, कॉर्डेटा से भी नीचे जाएंगे तो क्या आएगा? एनिमिलिया, एनिमिलिया से नीचे जाएंगे तो यूकेरियोट्स। अब अगर हम यहां से देखेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन की चेन या टेक्सोनॉमिकल हिरार्की या ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, देन यूकेरियोट्स, एनिमल, कॉर्डेटा, मैमल्स, प्राइमेट्स, होमोनिडिया, 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 होमो एंड होमोसेपियन, उसके बाद होमोसेपियन सेपियन जिनको हम कहते हैं अभी। दिस इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। कल को क्वेश्चन आएगा बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, सो दिस इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। व्हेन यू ऑर्डर, व्हेन यू अरेंज स्पीशीज इन एन अरेंजमेंट, स्पेसिफिक ग्रुप, दैट इज स्पीशीज से लेकर जीन्स से लेकर फैमिली से लेकर ऑर्डर से लेकर क्लास से लेकर फाइलम तक, किंगडम से लेकर डोमेन तक, डोमेन से लेकर लाइफ तक। आई थिंक मैंने यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन ये मैं कम्युनिटी में ही लिखूंगा, यहाँ पे लिख लेना, दैट इज स्पीशीज, स्पीशीज के बाद जीन्स,
जीन्स के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, ये आता है, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम, और किंगडम के बाद हमारे पास आता है डोमेन, डोमेन के बाद आता है लाइफ। और ये जो डोमेन है, दिस डोमेन इज ऑफ 3 टाइप्स, और मैंने आपको पढ़ाया है। अब आप बोलोगे सर आपने नहीं पढ़ाया, मैंने अभी पढ़ाया ये आप लोगों को। डोमेन आर ऑफ 3 टाइप्स, या तो यूकेरियोटिक होंगे, या तो आर्किया होंगे, या तो बैक्टीरिया होंगे। यही 3 हो सकते हैं, और इसी सब को, इन सब को कहा जाता है बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, या दिस इज कॉल्ड एज जनरल नेचर, जो जनरल नेचर ऑर्डर, या इसी को टेक्सोनॉमिकल हिरार्की कहा जाता है, या इसी को ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट कहा जाता है। दिस स्पीशीज से, जीन से लेकर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन और लाइफ। लाइफ लास्ट में आएगा, कल को आएगा डोमेन में क्या क्या आता है, यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, आर्किया एंड बैक्टीरिया, इसीलिए मैंने लिखा डायरेक्टली यूकेरियोट्स, आर्किया एंड बैक्टीरिया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या यहां तक आप लोगों को समझ आया? प्लीज कोई आई माइक अनम्यूट करके बोले क्या आप लोगों को समझ आया यहां तक? यस यस और सर। नो? ओके, सो चलिए फिर तीसरे पॉइंट पे, दैट इज द कम्युनिटी। हमने पहले देखा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बाद हमने पॉपुलेशन देखा, पॉपुलेशन के बाद हमने स्पीशीज देखी। स्पीशीज में हमने 2 चीजें देखी, एक तो वाइल्ड एनिमल्स थोड़े से देखे, और ह्यूमन स्पीशीज के बारे में स्पीशीज प्रॉब्लम हमने देखी, उसके क्राइटेरिया हमने देखे। नाउ वी विल कम टू द कम्युनिटी। व्हाट इज अ कम्युनिटी? अब अगर मैं बोलूं या ये एक कम्युनिटी, व्हाट इज कम्युनिटी? एक कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल ये नागाम की कम्युनिटी है, या ये वहां की कम्युनिटी है, तो कैन आई से दैट दिस कम्युनिटी इज द असेंबली ऑफ 2 और मोर स्पीशीज? 2 या 2 से ज्यादा स्पीशीज जब किसी जगह पे रहती हो, तो क्या मैं उसको कम्युनिटी बोल सकता हूं? यस, इजीली। अब अगर मैं ह्यूमन कम्युनिटी बोल रहा हूं, कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी इज द असेंबली ऑफ 2 और मोर स्पीशीज। जब 2 या 2 से ज्यादा स्पीशीज किसी जगह पे आप देखते हो, देन दैट इज द कम्युनिटी। क्या मैं बोल रहा हूं? दैट असेंबली ऑफ 2 or more than 2 species at a place, that's called community. That is community. And this community में भी plants, animals और microorganisms तीनों की हो सकती है, या assembly of all the species at a place। अगर सारी species एक ही जगह पे मिले उसको भी community कह सकते हैं। The criteria is, fundamental criteria is there should be 2 or more than 2। more than 2 कितनी हो सकती है? इन्फिनिटी भी हो सकती है, हमें नहीं पता कितनी होगी। कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि देयर शुड बी द असेंबली ऑफ 2 species, 2 different species or more at a place। ठीक है, और इस कम्युनिटी को और एक नाम भी दिया जाता है। दिस कम्युनिटी इज गिवन अनदर नेम, दैट्स कॉल्ड बायोकॉनेसिस, also called as bio बायोकॉनेसिस। कल को बायोकॉनेसिस आएगा या कम्युनिटी आएगा, आंसर विल बी सेम। दिस बायोकॉनेसिस टर्म वाज गिवन टू द कम्युनिटी बाय कॉरल मॉबिस। कॉरल मॉबिस। और अभी के टाइम पे बहुत सारे जो साइंटिस्ट है इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, बायोडाइवर्सिटी में, दे यूज दिस टर्म बायोकॉनेसिस। क्योंकि अगर कल को कोई आर्टिकल कोई छापता है, कोई आर्टिकल लिखता है, तो वहां पे वो देता है बायोकॉनेसिस।
तब आपके दिमाग में आना चाहिए यार इट इज नथिंग, इट इज जस्ट द असेंबली ऑफ टू और मोर देन टू स्पीशीज, बस और कुछ नहीं है, और वो आपस में इंटरेक्ट कर रही है, दैट इज द बायोकॉग्निसेंस। ठीक है, अब यहां पे, अब यहां पे देखिए, अब मैंने क्या बोला, यहां पे हमने कम्युनिटी बोली, यहां पे मैंने बोला असेंबली ऑफ ऑल द स्पीशीज एट अ प्लेस। अगर मैं बोल रहा हूं ऑल द स्पीशीज, समझना, ऑल द स्पीशीज assembled, assembled or living at a place, living at a place, यहां पे, और जब ये यहां पे रह रहे हैं, ये सारी स्पीशीज एक ही जगह पे assembled है, ये एक ही जगह पे रह रहे हैं, will they interact among themselves? Yes, they can interact among themselves, interact among themselves। ये इंटरेक्शन दो टाइप का हो सकता है ना, ये इंटरेक्शन जो यहां पे स्पीशीज रह रही है, दिस interaction can be of two types between them, either that can be interspecies, interspecies या interspecies, या that can be intraspecies। ये यहां पे इंटरस्पीशीज भी हो सकता है, मतलब टू डिफरेंट स्पीशीज के बीच में भी इंटरेक्शन हो सकता है, या सेम स्पीशीज का आपस में भी इंटरेक्शन हो सकता है। अब मैंने यहां पे क्या बोला कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स ये एक ही जगह पे है, लिविंग एट ए प्लेस, या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये स्पीशीज है जो एक ही जगह पे रह रहे हैं, ये इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में या इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे स्पीशीज के साथ। ठीक है सर, एंड आफ्टर इंटरेक्शन दे रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट। अब ये क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या काम कर रहे हैं, दे रेस्पॉन्ड टू सराउंडिंग एनवायरमेंट ऑल्सो, दे रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट ऑल्सो। क्या मैं कह सकता हूं इवन दे रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट ऑल्सो, दे आर फॉर्मिंग वन फंक्शनल यूनिट, फॉर्म वन फंक्शनल यूनिट। अब ये समझना, ये मैंने जो चीज बोली, सारी स्पीशीज एक ही जगह पे, ऑल द स्पीशीज या ग्रुप ऑफ स्पीशीज एक ही जगह पे है, वो एक ही जगह पे रह रहे हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं या दूसरे स्पीशीज के साथ वहीं पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद वो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं एनवायरमेंट को। जब वो एनवायरमेंट को भी रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या वो एक फंक्शनल यूनिट बना रहे हैं? यस, दे आर मेकिंग अ फंक्शनल यूनिट। दिस इज नथिंग बट दिस फंक्शनल यूनिट इज इकोसिस्टम। समझ आया व्हाट्स इकोसिस्टम? आपने क्या पढ़ा है? A functional, dynamic, complex unit of relationship between the biotic and abiotic। अरे भाई सिंपल में याद रखो ना, क्या दिक्कत है, एक ही जगह पे स्पीशीज रह रही है, वो आपस में इंटरेक्ट कर रही है या दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रही है, फिर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं एनवायरमेंट को, एक फंक्शनल यूनिट बना रही है, तो उसी का मतलब इकोसिस्टम है। खत्म बात। नाउ दिस डेफिनेशन, this term ecosystem was given in 1925, this term was given in 1925, 1925। किसने दी थी? द फेमस ए जी टांसले या आर्थर जी टांसले। बहुत बार पूछा गया जेकेएसएसबी में ये क्वेश्चन, और इस बार भी पूछा जाएगा, आर्थर जी टांसले। लेकिन याद रख लेना, जेकेएसएसबी कभी पागल हो जाता है तो वो डेट भी पूछ लेता है, तो 1925 याद रख लेना, केएस भी पूछ सकता है। नाउ ये तो हो गया एक्सप्लेन डेफिनेशन। नाउ अगर मैं इसकी पक्की वाली डेफिनेशन लिखूं, अब अगर मैं इसकी पक्की वाली डेफिनेशन लिखूं, दिस इज इकोसिस्टम, तो क्या मैं बोल सकता हूं शॉर्ट डेफिनेशन इज a functional, a functional dynamic। अभी मैं बोलूंगा क्यों मैंने डायनेमिक बोला। a functional dynamic complex unit, complex unit of relationship
a functional, dynamic, complex unit of relationship between and within the species. ये वाला between and within the species, between and within the species, that means between biotic and between abiotic. ठीक है, between and within the species. ठीक है, ये चीज between and within the species and response to abiotic constituents and response to abiotic, इतना भी लिख सकते हो. This is also the ecosystem, structural and functional unit of biosphere. ये भी बोल सकता हूं मैं, consisting of a community of living beings and the physical environment, both interact and exchanging material between them. अब ये एक्सचेंज मटेरियल भी कर रहे हैं, यहां पे भी तो वही लिख रहा हूं, फंक्शनल एंड डायनेमिक यूनिट. डायनेमिक क्यों लिख रहा हूं मैं? बिकॉज चेंज, इकोसिस्टम चेंज हो सकता है. इकोसिस्टम में एक जगह पे फॉर एग्जांपल फिशेस बहुत ज्यादा थी, अब वहां पे एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब ले लो, वहां पे फिश बहुत ज्यादा थी. किसी का दिमाग खराब हुआ, शराब पी के चला गया, दवाई डाल दी उसमें, फिशेस मर गई. या पानी ज्यादा गंदा हो गया, फिशेस मर गई. क्या ये इकोसिस्टम वही इकोसिस्टम रहा? नहीं, अब तो ये वो रहा ही नहीं. तो दिस इज डायनेमिक. There can be change any time in the ecosystem. So that's why it's called the dynamic unit of relationship. ये चीज आपको याद रखना. Now, यहां पे और एक चीज आपको याद रखें, there are two types of ecosystems. मैंने यहां पे क्यों, ये मैंने जगह क्यों नहीं छोड़ी है? क्या मैं इसको रब कर सकता हूं? यस सर नो, क्या मैं इसको रब कर सकता हूं अगर आप लोगों ने लिखा हो ये सब कुछ? कैन आई रब दिस ऑल? हाँ सर कीजिए. थैंक यू. अब देखिए, there are two types of ecosystems. An ecosystem can be a true ecosystem. आप मुझे एक चीज बोलो, कोई आपको बोलेगा व्हाट इज अ ट्रू इकोसिस्टम? ट्रू इकोसिस्टम. लेकिन इस पे जाने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को समझा दूं, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. एसेंशियल एलिमेंट्स, इस पे भी क्वेश्चन आया है. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, व्हाट आर द एसेंशियल, किस चीज को हम बोलेंगे इकोसिस्टम? किस चीज को हम बोल सकते हैं इकोसिस्टम? पहली चीज, देयर शुड बी बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. बायोटिक चीजें होनी चाहिए. दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? एबायोटिक. ये दो होने ही होने चाहिए, और तीसरा भी होना चाहिए, दैट्स इंटरेक्शन. अब ये देखना, एक तो बायोटिक होनी चाहिए चीजें, एबायोटिक भी वहां पे इंटरेक्शन होनी चाहिए, और दूसरा इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन भी होना चाहिए, और किसी जगह पे होना चाहिए. So these are four fundamental elements of an ecosystem. जब आप किसी चीज में ये देखोगे तो आप बोलोगे इट्स एन इकोसिस्टम. नाउ यहां पे मैंने एक चीज लिखी, दैट इज द ट्रू इकोसिस्टम. नाउ व्हाट इज दिस ट्रू इकोसिस्टम? क्या आप में से कोई मुझे बोल सकता है व्हाट इज द ट्रू इकोसिस्टम? अब इनमें ये कंडीशंस देख के बोलो मुझे ट्रू इकोसिस्टम कौन सा हो सकता है? जब सर इंटरेक्शन होता होगा इनके बीच में तब इसको कहेंगे ट्रू इकोसिस्टम. मत इंटरेक्शन तो हर किसी चीज में हो सकता है, इंटरेक्शन से तो नहीं बोल सकते हम. देखिए, अब ये चीज आप याद रख लेना, ट्रू इकोसिस्टम जो है, ट्रू इकोसिस्टम उस इकोसिस्टम को कहेंगे जो सेल्फ सफिशिएंट हो. सेल्फ सफिशिएंट मतलब सेल्फ सफिशिएंट होगा. इसका मतलब क्या है? दैट इज मे और मे नॉट बी गेटिंग हेल्प फ्रॉम द आउटसाइड. इसको बाहर की, फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक एरिया ले रहा हूं, यहां पे हर एक चीज है, हर एक चीज अवेलेबल है जो मुझे चाहिए रहने के लिए, जो मेरे ऑर्गेनिजम्स को चाहिए.
इंटरेक्शन के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए, ऑल दीज थिंग्स आर हियर। जब सारी चीजें अवेलेबल है यहां पे, क्या मुझे बाहर की जरूरत है? क्या मुझे बाहर किसी और इकोसिस्टम की जरूरत है? क्या मुझे किसी और चीज की बाहर की जरूरत है? क्या मुझे बाहर के मटेरियल की जरूरत है? नहीं। व्हेन यू डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड, then that ecosystem is a true ecosystem, when it is self sufficient. It may or may not be getting help from the outside, may or may not, याद रखें। सनलाइट, आया समझ? Now there are some artificial ecosystems also जो बनाए गए, वो याद रख लेना, वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज बायोस्फीयर 2। ये आर्टिफिशियल बनाया गया है एक इकोसिस्टम। सेकंड वन इज बायोस 3, ये भी आर्टिफिशियल है। एंड थर्ड वन इज मेलिसा, ये भी आर्टिफिशियल है। ये कहां पे है? दिस इज इन एरिज़ोना यूएसए। दिस इज इन एरिज़ोना यूएसए। दिस इज इन रशिया, रशिया में बनाया गया है। और दिस इज इन यूरोप, दिस वाज मेड बाय मेलिसाइज यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूएसए ने बनाया है। अब कल को क्वेश्चन आएगा इकोसिस्टम के लिए, तो इन पर टिक मार देना। इस एक्वेरियम में इकोसिस्टम, यस और नो? इस एक्वेरियम में इकोसिस्टम, एक्वेरियम देखा है? यस सर। इस एक्वेरियम में इकोसिस्टम, यस सर। यस, दैट्स आल्सो इकोसिस्टम, याद रख लेना। दैट्स आल्सो है इकोसिस्टम। चलिए, इतना हो गया। नाउ टेल मी व्हाट इज बायोस्फीयर। मैंने अभी ये टर्म इस्तेमाल की थी, बायोस्फीयर, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में आप लिखोगे, देखोगे कि उसने इकोसिस्टम को डिफाइन किया है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। नाउ व्हाट इज दिस बायोस्फीयर? जमीन का वो हिस्सा जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। यस, यस, लाइफ exists in part of earth where life exists, that's called biosphere. And when you take entire planet as an ecosystem, ये तो बायोस्फीयर हम उस एरिया को कहते हैं जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो हमारी अर्थ पे, दैट्स कॉल्ड बायोस्फीयर। बट इफ द एंटायर प्लैनेट, अगर एंटायर सारे प्लैनेट को मैं ले रहा हूं एज एन इकोसिस्टम, पूरी अर्थ को मैं ले रहा हूं एज एन इकोसिस्टम, तब उसको बायोस्फीयर कहेंगे? नहीं, दैट्स कॉल्ड एज इकोस्फीयर, याद रख लेना। then that's called ecosphere, then that's called ecosphere। ये याद रख लेना, बायोस्फीयर 2, बायोस 3, बायोस मेलिसाई, ये मैंने क्यों लिखे हैं अभी पता चलेगा। नाउ इकोसिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, either it can be an open ecosystem, either it can be a closed ecosystem. All the ecosystems that are around us are open ecosystems, all, जितने भी आप देख रहे हो इकोसिस्टम्स हमारे अराउंड, चाहे वो रिवर इकोसिस्टम हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, चाहे वो ग्रास वैली इकोसिस्टम हो, चाहे वो कोई भी हिमालयन इकोसिस्टम हो, डेजर्ट इकोसिस्टम हो, सारे इकोसिस्टम दे आर ओपन because they exchange material with outside area also, they are open ecosystems. Now there is a term that's called closed ecosystem, closed ecosystem।
देयर इज नो नेचुरल इकोसिस्टम एज अ क्लोज सिस्टम। कोई भी नेचुरल इकोसिस्टम क्लोज इकोसिस्टम नहीं है। मोस्टली जो एंथ्रोपोजेनिक है ना, मोस्टली एंथ्रोपोजेनिक, मोस्टली जो एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम्स है दे आर क्लोज्ड वन। फॉर एग्जांपल बायोस्फीयर टू बायोस टू मेलिसा, these are closed ecosystem and there is no matter exchange. There is no matter exchange, कोई भी exchange मैटर का नहीं। लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं, हाथ से बनाते हैं। मैटर एक्सचेंज नहीं होगा बट एनर्जी एक्सचेंज होता है। एनर्जी एक्सचेंज हो सकता, एनर्जी एक्सचेंज में ऑकर बट मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। मैटर जितना भी है वो एक्सचेंज नहीं होगा, बायोमास एक्सचेंज नहीं होगा बट एनर्जी विल एक्सचेंज। ये जो तीनों बनाए गए हैं ना, बायोस्फीयर टू बायोस थ्री मेलिसा, these are all closed ecosystems and these are anthropogenic ecosystems. क्या अब आपको समझ आया? मैंने आर्थर जी टांसले का डेट क्या बोला था? दैट इज 1935 to 1925। दैट्स 1935। याद आपने है? 1925 बोला था। नहीं 1935, सॉरी सॉरी सॉरी, हो जाता है 1935। Now these are the components of the ecosystem. Abiotic components that are climatic factors or adaptive factors, soil, pH, mineral, topography. These all are components of ecosystem. Rain, light, wind, temperature. These are climatic factors. These are abiotic components of ecosystem. Biotic components are producers, consumers and decomposers. One by one हमें इन सबको पढ़ना है, लेकिन याद रखना climatic factors कौन से हैं, abiotic कौन से, biotic कौन से। ठीक है, this is important. Now this is the classification of the ecosystem जो हमें आगे पढ़नी है। Natural ecosystem, नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल में हमारे पास टेरिस्ट्रियल आता है, एक्वेटिक आता है। टेरिस्ट्रियल में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। आप ये बना लो, ये बना लो क्योंकि मुझे इसको पढ़ाना है। बना लो जल्दी जल्दी, या स्क्रीनशॉट उठा लो, स्क्रीनशॉट उठा लो। सर उठाया, उठा लिया हाँ जी। स्क्रीनशॉट? ओके, इसका भी उठा लो, इसका भी स्क्रीनशॉट उठा लो। ठीक है, उठा लिया आप लोगों ने। नाउ we have this biotic and organic. What is this biotic and organic? Then this topic will be last, बाकी हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि पहले ही दिन में आप लोगों को, देखो केएस के लिए पढ़ रहे हो, थोड़ा सा आपको भी हो ना, पास बनना पड़ेगा। लिटिल बिट टाइम तो भाई साहब देना पड़ेगा आप लोगों को। बायोटिक एंड ऑर्गेनिक, क्या ये बायोटिक और ऑर्गेनिक एक ही होता है या बायोटिक और ऑर्गेनिक अलग अलग होता है? आर दे सिनोनिमस और नॉट? चैट सेक्शन में लिखिए, आर दे सिनोनिमस और नॉट? क्या ये सिनोनिमस है या नहीं? आर दी सिनोनिमस और नॉट? सर आज के लिए काफी है। ये कौन है? सीरत। बस बस ये खत्म करेंगे बस। आर दे सिनोनिमस और नॉट? यस और नो? देखो, आई नो मैक्सिमम ऑफ यू आपने पढ़ी होगी इकोलॉजी इससे पहले। अभी तो बेसिक है, अभी तो मैं गया ही नहीं मतलब डेप्थ में, अभी बेसिक, पूरा बेसिक चल रहा है। बायोटिक एंड ऑर्गेनिक, आर दे सिनोनिमस? दे आर नॉट सिनोनिमस, नॉट सिनोनिमस, ये सिनोनिमस नहीं। जो हमारे पास ऑर्गेनिक चीजें होती है, ऑर्गेनिक, जिसको हम ऑर्गेनिक किसको कहेंगे? ऑर्गेनिक हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर कंपाउंड्स जो या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली
या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली हम डिराइव करते हैं। कहां से? फ्रॉम प्लांट्स ओब्लिक एनिमल्स। जो हम क्या काम करते हैं, जो हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, और ये बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं इनमें एट लीस्ट एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एट लीस्ट वन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक। व्हाट इज बायोटिक? व्हाट इज बायोटिक? अब ये आपके लिए सवाल है। लिविंग्स जो भी हैं सर सब। कल मुझे इसका जवाब दे, ये आपके सर लिए कोई होमवर्क। पूछ रहा है कि ये जो आपने ZF में पढ़ाया है इसी के साथ ऐड करें ये सब चीजें। जिसने वहां पे पढ़ा है तो मैं तो वही पढ़ा रहा हूँ ना पूरा। देखो, अब ये तो सीधी सी बात है, मैंने जो इससे पहले पढ़ाया है और इसमें थोड़ा सा एडिशन होगा, हम उसी में ऐड कर लेना। नए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसी पैटर्न पे चलूंगा। एंड देयर बी लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम कंडीशंस को देख के, एग्जाम पैटर्न को देख के थोड़ा सा मुझे भी चेंज होना पड़ता है। थोड़ा सा जो टीचर होता है उसको भी देखना पड़ता है कि बच्चों की जरूरत